चलो, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी एम्प्लॉय को कंटिन्यूस सर्विस में कब माना जाएगा, यानी 5 साल हमें चाहिए जिन 5 सालों में वो कंटिन्यूस सर्विस में हो। और वो जो कंटिन्यूस सर्विस वाले 5 साल हैं वो आपके कोई से भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। यानी आपने 10 साल, 12 साल, 8 साल जो भी आपने नौकरी करी है उनमें से कोई भी 5 ऐसे साल हमें चाहिए जिसमें आप कंटिन्यूसली इन सर्विस रहे हों। कंटिन्यूस सर्विस में हम आपको कब मानते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास में ये है कि आप पूरे साल भर में से इन दिनों को छोड़ के बाकी दिनों पर रेगुलर आए हो। इन दिनों को छोड़ के मतलब ये जो ऑफिशियल हॉलीडे है, सिकनेस है, एक्सीडेंट है, लीव है, इनको छोड़ के बाकी दिनों में अगर आप कंटिन्यूसली आए हो तो ये माना जाएगा कि आप कंटिन्यूस सर्विस में रहे। ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपको हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, हर साल कैलकुलेट तो दूसरे वाले मेथड में भी करना पड़ेगा, उसमें भी कोई खास बात नहीं, लेकिन इसमें ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे साल भर में ऑफिशियल हॉलीडे कितने थे, ठीक है, ऑफिशियल लीव आपने कितनी ली, आपको कितनी ऑफिशियल लीव अलाउड थी, आपने कितनी सिक लीव ली एंड ऑल, ये सब निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 365 में से माइनस कर दो। अब जो बचे हुए नंबर ऑफ डेज हैं उसमें अगर आप आए हो तो अटेंडेंस रजिस्टर लेकर बैठो, उसमें से चेक करो कि यार इतने इतने दिन अपन आए कि नहीं आए। अगर आए तो फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूस सर्विस माना जाए। और ऐसा आपको हर साल के लिए देखना पड़ेगा तब तक जब तक कि 5 साल ना हो जाए। यानी अगर आपने 12 साल नौकरी करी तो पहले साल में चेक करा पूरा कंटिन्यूस आ रहा है, फिर दूसरे में चेक करा उसमें भी आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा तो भी 2 ही हुए, फिर चौथे में चेक करा उसमें भी नहीं आया, अभी भी 2 ही हुए, फिर 5वें में चेक करा उसमें पूरा हो गया, छठे में पूरा हो गया, 7वें में नहीं हुआ, 8वें में हो गया, बस अब रुक जाओ। इसके आगे कैलकुलेट मत करो क्योंकि आपको तो 5 साल ही चाहिए थे ना। तो 8 में से 5 साल हो गए। अब मैंने नौकरी चाहे 15 साल करी, उससे क्या लेना देना। आपको 5 साल चाहिए थे, वो हो गए, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रेचुटी आपको पूरे वर्किंग ईयर्स के लिए मिलेगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक छोटा सा सवाल है, खैर अभी तो कंटिन्यूस सर्विस में दूसरी बात बताना बाकी, लेकिन बीच में मेरे मन में सवाल आ गया कि किसी ने पूछा था मेरे से पहले पहले बैच में, तो वो कि सर बोले आप बोलते हो 15 साल नौकरी करी तो 15 साल के हिसाब से ग्रेचुटी मिलेगी। उस 15 साल में आपने बोला हर साल के लिए 15 दिन की अमाउंट के इक्विवेलेंट ग्रेचुटी आपको दी जाएगी, यानी 15 दिन आपको वेजेस दे देंगे। 15 साल, अब किसी 15 में से किसी साल में यदि आपने काम ही नहीं करा पूरे साल भर तो फिर नहीं करा, नौकरी में थे पर काम नहीं करा। एक तो वो वाला पीरियड पड़ा था हमने, पहला और आखिरी साल, जिसमें हमने कहा था 6 महीने से ज्यादा हो तो उसको काउंट करेंगे, 6 महीने से कम हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे। आई थिंक वो वाला तो आपको याद होगा कि 6 महीने से ज्यादा हो तो काउंट करना, कम हो तो काउंट मत करना। वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर 15 साल मैंने नौकरी करी उसमें से बीच में किसी साल में होता है क्या? हाँ होता है। कई लोग स्टडी लीव ले लेते हैं। स्टडी लीव होता है ना, हायर एजुकेशन। तो 1 साल के लिए बोले यूएसए चले गए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सी हूँ, नहीं एग्जाम्पल ये तो एक्चुअल है, मैं सी हूँ। अब मेरे को लगता है कि साहब मुझे सीपीए भी करना है। सीपी होता है यूएसए वाला, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मुझे लगता है उसके बाद मेरा पैकेज और बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा 1 साल मेरे को लगेगा। मैंने कंपनी से ऑफिशियली छुट्टी लेकर गया मैं 1 साल का। उस ऑफिशियल लीव को आप काउंट करो, मेरे को सैलरी मत दो। लेकिन उस 15 में से 1 साल तो मैंने नौकरी नहीं करी ना, तो ग्रेचुटी किस बात की? अब इसको लेकर ना एक्ट साइलेंट है। यहां ये समस्या है कि एक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्ट में कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट के फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब फ्लो नहीं, फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है जब एक्ट में कोई कमी रह गई, किसी चीज के बारे में एक्ट में प्रोविजन नहीं बना या गलत बन गया, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लॉज ऑफ द लॉ। कि अगर 15 में से किसी साल में मैंने नौकरी नहीं करी लेकिन मैं नौकरी में हूं, काम नहीं करा, बेसिकली मुझे सैलरी तो नहीं मिलेगी, उसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, पर ग्रेचुटी तो मिलेगी। अब लॉ के हिसाब से पढ़े तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम वैसे देखें टेक्निकली तो ये तो गलत हो गया। तो फिर अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो एक अनबाइज्ड ट्रीटमेंट है वो करते हैं। टेक्निकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर जाते हैं कि जिस साल आपने काम नहीं करा उस साल के लिए ग्रेचुटी टेक्निकली नहीं मिलनी चाहिए। आज तक कोर्ट में ऐसा कोई केस गया नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो जाएगा, क्योंकि देखो जिस चीज के लिए एक्ट साइलेंट है कहीं ना कभी तो डिस्प्यूट आएगा ही आएगा ना। अब जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे। अभी तो हम अपने हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं कि आपको उस साल की ग्रेचुटी नहीं देनी चाहिए, राइट, क्योंकि उस साल आपने ऑफिशियली कोई काम नहीं करा है। सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द ग्रेचुटी। दिस इज व्हाट प्रोविजन यू हैव टू राइट डाउन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। अरे बात समझ में। मैं भी टॉपिक खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा, आप इसका आंसर भी लिख लीजिएगा।
अभी देखो, हमने कहा अगर आपको ये वाला तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कंटिन्यूस सर्विस निकालने में, तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। उसमें आपको कोई ऑफिशियल लीव एंड एक्सेट्रा ये सब देखना ही नहीं है। आप कितने दिन बीमार पड़े, ऑफिशियल लीव पूरे साल भर में कितनी है, कितने सैटरडे हैं, कितने संडे, छोड़ो ना इसको सब। हम आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं। पूरे साल भर में अगर उतने दिन आपने काम करा है तो हम आपको कंटिन्यूस सर्विस में मान लेंगे। समझ गए आप? सिंपल एकदम कैलकुलेशन है। कोई आपको उसके अंदर एब्सेंट, विदाउट लीव या एक्सीडेंट, सिकनेस, ऑफिशियल हॉलीडे कुछ भी नहीं देखना। इतने दिन आपने काम कर लिया तो हम मान लेंगे आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। बाकी दिन हमने मान लिया कि या तो आपकी ऑफिशियल लीव रही होगी, या तो आपने मांग की लीव ली होगी, या तो आप बीमार पड़ गए होंगे, या तो आपका एक्सीडेंट हो गया होगा। अभी ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसको पूरे साल भर चले, और जो पूरे साल भर चलने वाली बीमारी है उसका कभी इलाज भी नहीं होता, ठीक है ना। और फिर वो बंदा छुट्टी पे रहता है वैसे भी, तो वो एक अलग केस हो गया, वो एक्सेप्शनल केस हो गया। क्या लिखा हुआ देखो, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्कड फॉर बिलो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यदि आपने पूरे साल भर में इतने दिनों के लिए काम करा है तो ये माना जाएगा कि आप उसमें कंटिन्यूस सर्विस में है। अब हमने यहां पर 3 कैटेगरी बना दी ऑर्गेनाइजेशन की। पहला, फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर 6 डेज इन अ वीक, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह में 6 दिन काम करता है, सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, खाली संडे ऑफ होता है। सेकंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 6 डे काम करता है, यानी जहां पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। और तीसरा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिलो द ग्राउंड काम करते हैं। बिलो द ग्राउंड मतलब जैसे माइंस होती हैं, उनके लिए जो बिलो द ग्राउंड काम करते हैं उसमें ये मत देखना कि वो 6 दिन काम करते हैं या 7 दिन काम करते हैं या 5 दिन काम करते हैं। बिलो द ग्राउंड वाले में आपको ये नहीं देखना है। आई बात समझ? क्यों नहीं देखना होता? क्योंकि बेटा वहां पर ना छुट्टी ऐसे नहीं मिलती, वहां पे 7 दिन 24 घंटे काम होता है। समझ गए आप? माइंस में 7 दिन काम होता है 24 घंटे, वहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से छुट्टी दी जाती है, ठीक है। यानी सप्ताह में, इस सप्ताह इसने छुट्टी ले ली तो अगले सप्ताह वो छुट्टी ले लेगी। कोई दिन नहीं फिक्स होता, वहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। कई बार ऐसा होता है वहां पे 15-15 दिन तक माइन बंद रहती है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश आ गई, पानी आ गया, तो अभी माइन तो चालू नहीं कर सकते ना। अब 15 दिन तक आप छुट्टी पे, तो पैसा तो मिलेगा ना। अब यार संडे की छुट्टी कैसे दे, मुझे बताओ। आप और हम लोग ऐसा काम करते हैं जो साल भर चलता है, इसलिए आपको और हमें फिक्स एक संडे की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जहां माइंड में काम चल रहा है वहां पे पानी भर गया एक बार, तो वो 15 दिन में निकलेगा, 20 दिन में निकलेगा, महीने भर में निकलेगा, कुछ पता नहीं होता। उतने दिन तक मजदूर खाली बैठेगा, कोई काम नहीं, पैसा फिर भी मिलेगा। तो अभी उसके अलावा संडे की छुट्टी थोड़ी ना देंगे अलग से यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। और या फिर सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस समय जो वो होती है, मतलब जो चट्टाने होती है, जो पत्थर होता है, उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कम लेबर फोर्स के साथ काम करना पड़ता है। उन्हीं एरिया में काम करना पड़ता है जिन एरिया में क्रैक आने की संभावना नहीं होती। अब आपकी लेबर फोर्स है 500 की, काम 50 की कर रही लेबर फोर्स, तो 400 छुट्टी पर बैठे हैं ना। तो इसलिए उनको क्या सैटरडे संडे ऑफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पर। वहां पर क्या होता है, जब रिक्वायर्ड होगी तब छुट्टी दी जाएगी। यानी वहां पे एम्प्लॉयर डिसाइड करता है आपकी छुट्टी कब होगी, बाकी टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती। और वो वैसे भी इतनी ऑफशोर एरिया में होती है, ऑफशोर मतलब बिल्कुल जंगलों में जाके या पहाड़ी इलाके में, वहां पे ये नहीं होता कि आदमी बोले अपने घर वालों से मिलकर आ जाऊं क्या। वहां पे घर वालों से मिलने आदमी एक बार ही जाता है 15 दिन के लिए। ऐसे रोज रोज सैटरडे संडे में नहीं, या बच्चों को घुमा लाऊं, कहाँ घुमा के लाओगे, माइन के अंदर है। बच्चों को घुमाने के लिए जगह है कहाँ, चारों तरफ 15-15 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल होता है, तो माइन में घुमाते रहना। इसलिए वहां पे जनरली इस तरह की समस्या नहीं होती। तो जब आप ये वाला देख रहे हो, तीसरा वाला, तब आप ये मत देखना कि वो 6 दिन काम करता है, 7 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। बाकियों में आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह में 6 दिन काम करता है या 6 दिन से भी कम काम करता है। बात समझ में आ गई? ये दो बातें। अब कैसे देखना है देखो, उधर चलो टेबल में, है ना, वर्टिकल साइड में चलो। व्हेन वर्कड फॉर द होल ईयर, एक है व्हेन वर्कड फॉर द हाफ ईयर। एक बार के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखें। अगर केस नंबर 1 है, इसमें अगर किसी इंप्लॉय ने पूरे साल भर में 240 दिन काम करा है, तो बाकी दिन उसने क्यों काम नहीं करा, इस पे मत जाना। बाकी दिन 365 में से बाकी जो दिन बचे उसमें उसने काम क्यों नहीं करा, इस पे मत जाना। आप तो बस ये देख लेना उसने 240 दिन काम करा क्या, यानी उसके अटेंडेंस रजिस्टर में 240 डेज आ रहे हैं क्या। अगर हां, तो वो कंटिन्यूस सर्विस में है। अब बाकी के जो दिन बचे 60 और 60, 120 यानी 125 दिन, वो 125 दिन संडे की छुट्टी की वजह से नहीं आया, ठीक है, या उसने कोई लीव ली उस वजह से नहीं आया, या सिक हो गया इस वजह से, उससे हमें मतलब नहीं है।
हम ना पूछ रहे हैं ना आपको बताना है, हमें बस इतना सा मतलब है कि इसने अगर साल में 240 दिन बहुत कम होते हैं भाई, सप्ताह में अगर आप मैं वैसे भी निकालूं, ये 6 दिन काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो 52 संडे, ठीक है, 18 हॉलीडे, ये जो वो बोलते हैं नेशनल हॉलीडे आते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, होली, सकरात, ईद, और ये कितने दिन हुए, 70। हम आपको कितनी छुट्टियां दे रहे हैं, 125, 70 और माइनस 125, यानी अभी भी आपके पास में 60 छुट्टियां, लगभग 65 छुट्टियां बाकी हैं। कितनी लीव लोगे यार, 65 लीव तो आदमी अपनी शादी में भी नहीं लेता, ठीक है ना, 65 लीव तो आदमी पूरा शादी करके हनीमून मना के वापस भी आ जाएगा तो भी 65 लीव की जरूरत नहीं पड़ती, इतना कितना बीमार पड़ेगा आदमी। आप देखो एक बार लॉ ने कितना मार्जिन दिया है, आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, उसने कितना मार्जिन दिया कि 52 छुट्टियां निकाल दो, क्योंकि सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी आपको मिलती है, 18 ऑफिशियल हॉलीडे निकाल दो, उसके बावजूद भी हम आपको 65 छुट्टियां और दे रहे हैं, राइट। तो हमने क्या बोला कि सारी छुट्टियां लेने के बाद भी अगर आपने 240 दिन पूरे साल भर में काम करा है तो हम आपको क्या कर लेंगे, कंटिन्यूस सर्विस में मान लेंगे। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन एक साल में सॉरी एक सप्ताह में 5 दिन या उससे कम काम करता है, यानी 6 दिन से कम काम करता है, तो फिर आप 190 दिन पकड़ोगे। 190 दिन क्यों, अरे जो ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह में 5 दिन काम कर रहा है तो साल की 104 छुट्टियां तो वैसी ऑफिशियल हॉलीडे ही हो गए, राइट। वहां पे 240 कैसे निकालोगे यार, 365 में से 104 तो वैसे ही कम हो गए। अब उसमें से आदमी 365 में से 104 माइनस करो, कितना आएगा, 261, 261 ही आएगा ना। अब 261 में से आदमी छुट्टी भी लेगा यार, सिक लीव भी लेगा और अपना पेड हॉलीडेज भी लेगा, तो उन सबको हटाने के बाद भी कम से कम 190 दिन तो काम करोगे। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे ने 190 दिन भी काम करा है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या मान लेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत बस ये करनी है, पहले तो ये देखो कि वो बंदा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वो सप्ताह में 6 दिन काम करता है या 6 दिन से कम काम करता है। अगर 6 दिन काम करता है तो जिस जिस साल में उसने 240 दिन काम करा है, ठीक है, उस ईयर को आप कंटिन्यूस सर्विस की कैटेगरी में लोगे, नींद आ रही भयंकर वाली। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन 6 दिन काम करता है या लेस देन 6 डेज काम करता है, और उसमें आपको, और जो माइनिंग वाले हैं वहां पे 190 दिन। तो आपने 15 साल नौकरी करी, पहले साल से कैलकुलेट करना चालू करो। अगर आपने पहले साल में 240 दिन काम करा है, एक साल कंप्लीट, दूसरे में 240 दिन काम करा या उससे ज्यादा, वो कंप्लीट, तीसरे में आपने 213 दिन काम करा, ये काउंट नहीं होगा, चौथे में आपने 215 दिन काम करा, काउंट नहीं होगा, पांचवें में आपने 242 दिन काम करा, ये काउंट होगा। अब 5 में से कितने हुए अभी तक, 3 ही हुए, 3 ही हुए ना। पहले साल में काम करा 252 दिन, दूसरे में काम करा 257 दिन, तीसरे में काम करा 213 दिन, चौथे में काम करा 215 दिन, पांचवें में काम करा 241 दिन, तो 5 में से 3 ही हुए अभी छठे में चेक करना पड़ेगा, छठे में आपने काम करा 222 दिन, 262 दिन, ये भी काउंट होगा। सातवें में आपने काम करा 111 दिन, लंबी छुट्टी पे चले गए आप, तो ये काउंट नहीं होगा। आठवें में आपने काम करा 261 दिन, तो ये काउंट होगा। बस अब रुक जाओ, क्यों, हमें तो 5 साल चाहिए थे, 8 साल तक आते थे, 5 साल पूरे हो गए तो ग्रेचुटी तो मिलेगी, बात खत्म। लेकिन मिलेगी कितने साल की, आपने नौकरी 15 साल करी है तो ग्रेचुटी कितने साल की मिलेगी, 15 साल की मिलेगी, ग्रेचुटी 15 साल की मिलेगी, ग्रेचुटी 5 साल की मत दे देना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसी गलती हो जाती है, दिमाग में नहीं आता, तो 5 साल वहां फिट मत कर देना, ठीक है। 15 साल की ग्रेचुटी कैसे निकालोगे, 15 साल मल्टीप्लाई बाय है 15 दिन की सैलरी, 15 साल मल्टीप्लाई बाय 15 दिन की सैलरी। 15 दिन की सैलरी कैसे निकालनी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15। अब मान लो अगर हाफ ईयर है, तो मैं तो ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ जिससे कि तुम्हारा मन लगा रहे, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यूसली 1 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ, तुम ही पक जाओगे बुरी तरीके से। आओ देखो फटाफट से, देखो तुमको सीरियस मोड में पढ़ाते हैं एक बार, मजा आएगा बड़ा भयंकर वाला। आओ, हु वर्कड फॉर हाफ ईयर, मान लीजिए किसी साल में आपने 6 महीने से कम काम करा, ऐसा भी होता है कई बार कि आप पूरे साल भर काम नहीं करते, तो उस साल में आप क्या करना, 240 दिन मत देखना, 120 दिन, 95, इसका हाफ कर दिया हमने और कुछ भी नहीं करा, 240 को हमने हाफ कर दिया 120 दिन, 190 को हमने हाफ कर दिया 95 दिन, और 190 को हाफ कर दिया 95 दिन। तो उस साल में आपको कंटिन्यूस सर्विस कब माना जाएगा, जब आपने इतने साल इतने दिन काम करा हो। अब यहां पर हम लोग वो वाला ईयर लगाएंगे
किसी साल में आप छुट्टियों पे ज्यादा रहे या कुछ भी रहा पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो फिर इसको आप आधा आधा करके पकड़ना, 120 दिन, 95 दिन और 95 दिन, यानी वो ईयर काउंट होगा जिसमें आपने 120 दिन काम करा हो। तो अगर आप पहले साल में और आखिरी साल की बात कर रहे हैं तो पहले और आखिरी साल में क्या करना, फर्स्ट ईयर में यदि आपने मान लीजिए ज्वाइन करा है, ज्वाइंट ऑन 3rd ऑफ May, ठीक है, 2021, तो इस साल में आप पूरे साल भर में कितना देखोगे, अगर आपने 120 दिन भी काम कर लिया, ठीक है, तो आप कंटिन्यूस सर्विस में माने जाओगे, क्योंकि आपने यहां पूरे साल भर काम नहीं करा, फॉर वर्कड हाफ ईयर। हम लोग एक साल से कम को हाफ ईयर ही मानते हैं, उसको एक साल काउंट करते भी नहीं। तो अगर आपने एक साल से कम काम करा, यहां पर आपने कैलेंडर ईयर हमें जनवरी टू दिसंबर लेना है ग्रेचुटी के लिए, ये आप अच्छे से रट लीजिएगा, मैंने पीछे 2 बार बता दिया था आप लोगों को कि जो कैलेंडर ईयर लिया जाएगा और ग्रेचुटी के लिए जो ईयर आपको काउंट करना है वो कौन सा काउंट करना है, वो कैलेंडर ईयर काउंट करना है। तो जनवरी टू दिसंबर का जो मंथ है उसमें अगर आपने हाफ ईयर भी काम करा, राइट, तो हाफ ईयर वाले में फिर आप 100 240 दिन मत देखना, फिर 120 दिन देखना। इतने दिन भी काम नहीं करा तो उस ईयर को हटा देना। फिर मान लीजिए आपने ज्वाइन ही कब करा था, आपने ज्वाइन करा, ज्वाइंड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2021, तो फिर उस केस में तो आप उस ईयर को ही काउंट मत करना, क्योंकि 120 डेज तो काम कैसे करोगे, कुल मिलाकर आपके दिन ही कितने बन रहे, 30 और 30 60 और 20 80 दिन बन रहे हैं। 80 दिन में आदमी 120 दिन तो काम नहीं कर सकता ना, तो इस ईयर को काउंट मत करना। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में अभी भी? अगर कोई डाउट है तो बता दो, दोबारा समझा देंगे अभी। अगर कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए, दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? चलो, तो आपको क्या करना है, पहले साल और आखिरी साल, ये समस्या जो हाफ डे वाली आती है या हाफ ईयर वाली आती है, ये जनरली पहले और आखिरी साल में ही आती है, उसके बाद नहीं आती। बाकी सालों में आपको इसको काउंट नहीं करना होता, पहले और आखिरी साल के अंदर ही समस्या पैदा होती है। उसमें आपको 120 दिन देखना है अगर आपने हाफ ईयर काम करा है। हाफ ईयर का मतलब एक साल से कम, उसको हम हाफ ईयर बोलेंगे। एक साल से कम मतलब एक साल नहीं है, तो आपने मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन करा है या मिड ऑफ द ईयर अगर आपने छोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें फिर आप ये वाला देख लेंगे, ठीक है। और अगर इतने भी दिन काम नहीं करा तो उस ईयर को काउंट मत करना, उसको 5 साल वाली एम्बिट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से कीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के। नाउ यहां तक इसको मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन और टिपिकल होगी। मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा समझा रहा हूं। हमने पीछे पढ़ा था कि आपको ग्रेचुटी तभी मिलेगी जब आपने 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस दिए हैं। 5 साल लगातार नहीं लेने हैं, हमें वो 5 साल लेने हैं जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी। ये 5 साल लगातार हो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई से भी 5 साल हो सकते हैं, लेकिन साल वही काउंट करना है जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो, ठीक है ना। तो गलती से भी ये गलती नहीं कर आए कि लगातार 5 साल हो, ब्रेक आता है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात, ये कंटिन्यूस ईयर का मतलब है या तो आपने पूरे साल भर काम करा हो इन दिनों को छोड़ के, यानी इन दिनों को हटा दें तो बाकी जो दिन बचे उसमें अगर आपने पूरे साल भर काम करा है तो ये माना जाएगा कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। यदि आपने पूरे साल भर में इन दिनों को छोड़ के बाकी दिनों में काम करा है, बाकी दिनों में आपने काम नहीं करा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास में ये है कि आप इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे देख लें। पहले आप ये देखिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जहां पे 6 दिन काम होता है या जहां पे 6 से कम दिन काम होता है या जहां पे बिलो द ग्राउंड लाइक माइंस वगैरह में काम होता हो। उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हुआ तो वहां पर आपको देखना है, अगर आपने पूरे साल 240 दिन भी काम करा होगा तो कंटिन्यूस सर्विस में है ऐसा माना जाएगा। 240 दिन से कम काम करा तो इस ईयर को काउंट आप नहीं करोगे। उस ईयर की ग्रेचुटी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं बोल रहे, ग्रेचुटी तो मिलेगी, बस उस साल को आपको काउंट नहीं करना है कंटिन्यूस 5 साल वाले में। उसको अलावा आपको 5 साल देखने पड़ेंगे, लेकिन ग्रेचुटी तो आपको हर साल की मिलती है, उसमें कोई लफड़ा नहीं। ये वाला जो केस है इसके अंदर 190 दिन अगर आपने काम करा है तो आपको काउंट करना है, इस वाले केस में भी 190 दिन। यदि किसी साल में आप पूरे साल भर नहीं आए, राइट, यानी 6 महीने या उससे ज्यादा काम करा लेकिन पूरे साल भर काम नहीं करा, 6 महीने या उससे ज्यादा पर पूरे साल भर काम नहीं करा, तो वहां पर आपको 240 की जगह 120 दिन, 95 दिन देखना है। सामान्यतः ये समस्या पहले और आखिरी साल में आती है, क्योंकि पहले साल में आप 1 जनवरी को नौकरी ज्वाइन करें ऐसा नहीं होता,
और आखिरी साल में आप 31 दिसंबर को ही नौकरी छोड़ें, ऐसा भी नहीं होता। तो उन सालों में आपको 240 या 190 दिन नहीं लेने हैं, 120 या 95 दिन लेने। और अगर आपने 6 महीने से भी कम काम करा है तो उस ईयर को काउंट ही मत करना। ये बात हम पीछे भी पढ़कर आए थे कि या तो 6 महीने या उससे ज्यादा हो, भले 1 साल से कम हो। 6 महीने से अगर कम काम कराना तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उस ईयर को काउंट ही नहीं करेंगे। ये बात भेजे में समझ में आ रही है अच्छे से? यदि आप बोलेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा। वैसे मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें तो एग्जाम्पल से समझाओ, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। बताएं जल्दी से। नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए। अब आए, आउट ऑफ द अबव डेज इफ एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्कड ड्यू टू द बिलो रीजंस देन स्टिल ही और शी विल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम ऊपर क्या बोल रहे थे कि आपको जो नेशनल हॉलिडे मिले या जो आपको ऑफिशियल लीव मिली है उनको हटा दीजिए, उनके अलावा आपने इतने दिन काम करा हो, हम आपको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलैक्सेशन। मान लीजिए कोई इंप्लॉय है, ठीक है ना, अब उस इंप्लॉय ने वो 5 साल कंटिन्यूस 15 साल नौकरी करा। फॉर एग्जाम्पल ही ज्वाइंड ऑन 15th of March 2014, ठीक है, and he left on 19th of September 2029. This is the service period, ठीक है, ये उसका सर्विस पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ फीमेल एम्प्लॉय। ये फीमेल एम्प्लॉय क्यों लिखा है ये थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। अब हमें दो चीजें निकालनी है। पहला तो इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, इसको मैं 15 सितंबर कर देता हूं, तो हमारे एक ही एग्जाम्पल में दो काम हो जाएंगे, दो अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे। 15 सितंबर 2014 को ज्वाइन करा और 19 सितंबर 2029 को उसने नौकरी छोड़ दी। अब पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस सर्विस में है या नहीं। कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 5 ऐसे साल चाहिए जिसमें आपने क्या करा हो, कंटिन्यूस सर्विस दी हो। इस कंटिन्यूस सर्विस को निकालने के लिए 2014 काउंट मत करना, समझ गए आप? 2014 काउंट क्यों नहीं करे? क्योंकि 2014 में तो आपने 6 महीने से कम काम करा है। सितंबर में तो आपने ज्वाइन करा, 3.5 महीने आपने नौकरी करी, 3.5 महीने में ये तो छोड़ो, ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो सकती। आई बात समझ में? दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो आपको 2015 से लेकर और 2029 तक कितने साल हो गए? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 9 और 6, 15। इन 15 सालों में से एनी 5 ईयर्स, समझ गए? कोई से भी 5 साल आपको ऐसे चाहिए होंगे जिसमें आपने 240 दिन, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो 15 में से कोई से भी 5 साल ऐसे चाहिए होंगे जिसमें आपने 240 दिन काम करा हो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए 2015 में इसने काम करा 243 दिन, तो ये काउंट होगा। 2016 में इसने काम करा 252 दिन, ये भी काउंट होगा। 2017 में इसने काम करा 104 दिन, ठीक है। अभी इसको मैं काउंट होगा या नहीं होगा इसको छोड़ रहे हैं। 2018 में इसने काम करा 212 दिन। 2019 में इसने काम करा 264 दिन। 2020 में इसने काम करा फॉर एग्जाम्पल 198 दिन। चलो एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, इसी को काट पीट के करते रहेंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इसने नौकरी जो करी वो 2021 तक ही करी, तो उसके हिसाब से देखूं तो 2015 से 2021 कितने साल हो गए? 7 साल, ठीक है। 7 ईयर्स में से अपने को 5 वो साल चाहिए जिसमें इसने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। 2021, ठीक है, इसमें इसने काम करा 232 दिन। अब समस्या ये है कि इन 6 सालों में से, सॉरी 7 सालों में से, टोटल 8 साल है, पर 2014 को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि 6 महीने से कम आपने काम करा, तो उसका तो कोई लॉजिक ही खत्म हो गया।
तो 2015 से 2021, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 साल में से 5 साल अगर आपने कंटिन्यूस सर्विस दी होगी तो ग्रेचुटी मिलेगी कितने साल की? ग्रेचुटी मिली 7 साल मिलेगी, 7 साल की, 5 साल की नहीं, लेकिन 5 साल। लेकिन अब देखें तो 2015 काउंट हो रहा है, 2016 काउंट हो रहा है, 2019 काउंट हो रहा है, बस 3 ही साल काउंट हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी 3 साल तो 4 साल तो आपने या तो 240 दिन से कम काम करा है, कोई भी दिन ऐसा नहीं बना ना 104, 212, 198। अब बेचारा फंस गया बुरी तरीके से, तो अब यह फंस गई, अब क्या करें? तो हमने कहा कि ये जो ऊपर दिन आपने पढ़े 240, 190, 190, 95, जो भी आपने पढ़ा, उसमें आपको इन डेज को शामिल नहीं करना, इन डेज को आप एक्सक्लूड कर देना। कैसे? यहां चलिए 2020 में शी वॉज ऑन लीव फॉर मैटरनिटी, मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी के लिए उसने छुट्टी लिया ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 50 वीक्स, अरे सॉरी 50 डेज, ये उसका 50 डेज का लीव था। 50 डेज का उसने एक मैटरनिटी लीव लिया। अभी हमने क्या बोला? पहला केस, इन केस ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय, हर डेज ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम 12 सप्ताह की आपको हम छुट्टी अलाउ कर देंगे, 12 सप्ताह, ठीक है। तो 84 डेज अराउंड लीव हम आपको अलाउ करते हैं। आप चाहे 84 लो या कम लो, कम लोगे तो कम होगा, 84 से ज्यादा लोगे तो हम 84 डेज काउंट कर लेंगे, उसके ऊपर हम मानेंगे कि आपने काम नहीं करा। मान लीजिए आप 100 दिन छुट्टी पे रहे, तो 84 दिन आपने काम करा हम ये मान लेंगे, लेकिन 16 दिन काम नहीं करा ये माना जाएगा। ये कितने दिन छुट्टी पे दी? 50 दिन छुट्टी पे तो थी खाली, राइट। तो 198 दिन तो आपने काम करा, बाकी 50 दिन भी आपने काम करा, ये माना जाएगा। हम तो 84 डेज तक लेते हैं, आपने तो फिर भी 50 दिन की छुट्टी ली, तो शी विल डीम टू बी वर्कड फॉर 198 प्लस 50 डेज। अभी 190 प्लस 50 कितना हो गया? 148। तो ये 248, सॉरी 248, 198 प्लस 50 248, तो ये ईयर भी काउंट होगा। समझ में आ गई बात? मान लो अगर इसने छुट्टी ली होती कितने दिन की? 100 दिन की, तो हम कितना जोड़ते हैं? 198 प्लस 84। फिर हम लोग 100 डेज नहीं जोड़ते, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम आपको 12 सप्ताह की छुट्टी दे सकते हैं प्रेग्नेंट। अच्छा, ये आपकी इच्छा है कि प्रेगनेंसी लीव्स आप प्रेगनेंसी के टाइम पर लो, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में लो, वो आपको जैसे लेनी है वो लो, ये एम्प्लॉयर का लुकआउट नहीं है। वो मैक्सिमम आपको 12 सप्ताह की छुट्टी दे सकता है, दैट्स इट, करेक्ट। तो अगर इसने 100 डेज की लीव ली होती तो हम लेते 198, राइट। अच्छा, अब सोचो अगर इसी को मैं शिफ्ट कर दूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां ना होकर वहां होता, ठीक है, ये यहां ना होकर वहां होता और उसने पूरे 12 सप्ताह की छुट्टी ली होती, तो भी कोई फायदा नहीं निकलता। समझ गया मेरी बात? क्योंकि यहां पर अगर लीव ली होती तो 104 प्लस 84 जोड़ देते हैं, तो भी 188 ही होगा, तो भी आपने पूरे 240 दिन तो काम नहीं कराना, तो भी ये ईयर काउंट नहीं होता। लेकिन यहां यहां काउंट हो जाएगा। यहां काउंट क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर आपने 198 डेज काम करा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी, ये सब हम आपको इसलिए बताते हैं या लॉ में इसलिए लिखा गया है कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करो या छुट्टियां प्लान करो तो इसको ध्यान में रखो। कल को ये चोट ना हो जाए कि यार वो साल में आपने छुट्टी भी ले ली और आपका ग्रेचुटी चला गया 5 साल। अब देखो ये तो बिल्कुल बेचारा मार्जिन पे ही थी, 6 साल में से 7 में से 5 साल चाहिए, 3 ही साल काम करा, ये बिल्कुल मार्जिन पर। अभी तो 1 साल और चाहिए, ठीक है ना, 1 साल और चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो पूरे 7 साल की ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। समझ गए आप? अगर यही वाला इधर कर दिया होता ना 104 वाले में, तो काउंट ही नहीं होता, ग्रेचुटी जाने के चांसेस पूरे पूरे भर जाते। हरी बात समझ में? इसके अलावा और कौन से दिन शामिल नहीं करना, ठीक है ना। पहले सिंपल वाले पढ़ा देता हूं, ये वाला पढ़ो। इफ एन एम्प्लॉय इज ऑन लीव ड्यू टू द टेम्परेरी डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट अकर्ड ऑन वर्किंग, ऑफिस में काम के दौरान, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क है बेसिकली, उस दौरान किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब यार छुट्टी तो देना ही पड़ेगा ना तुमको, तुम्हारे ही काम के दौरान तो छुट्टी हुआ ना। हरी बस में जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में काम करते करते कोई शाफ्ट गिर गई, अब चोट लग गई, 3 महीना 4 महीना बेड पे रहना पड़ा, तो यार वो अपनी मर्जी से गया क्या? घर पे एक्सीडेंट हुआ था क्या? ऑफिस में एक्सीडेंट हुआ तो छुट्टी देनी पड़ेगी, ये पेड लीव्स होती हैं और देनी पड़ती हैं, समझे आप? तो उन दिनों को आप वर्किंग डेज में शामिल करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे
in this year she was on leave of 43 days, ठीक है, ड्यू टू द एक्सीडेंट, ड्यू टू द, ध्यान से सुनिएगा अब, while returning office, sorry, home from office, returning to home from office। तो अब ये 43 दिन की छुट्टियां उसके 212 में जुड़ जाएंगी। आ रही बात समझ में? अरे हाँ या ना, या तो बोलो हाँ आ रही है, या तो बोलो नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा समझाऊं। आ रहा है तो हम लोग इसमें 212 पकड़ेंगे या 212 प्लस 43 दिन पकड़ेंगे? हम 212 ही पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे 212? क्योंकि घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाना वर्किंग वाले में नहीं आता, ये नहीं जुड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये क्या होता, ये यहां पर ये ना होकर इसकी जगह क्या होता, एट ऑफिस या वर्किंग प्लेस, तो जुड़ जाता। तो फिर हम क्या पकड़ते, फिर हम इसको 212 नहीं पकड़ते, फिर इसको पकड़ते 212 प्लस 43, तो उस हिसाब से ईयर काउंट होता। अब ये ईयर काउंट हो गया ना, तो 5 साल हो गए बस। अब आपको 2017 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 2021 चेक करने, 5 साल चाहिए थे, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए तो 7 साल की ग्रेचुइटी के लिए शी इज एंटाइटल्ड। अरे बस, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ग्रेचुइटी नहीं मिलती। क्लियर है? चलो, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस की गाड़ी जो लेने आती है ना, उसको रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर। वो एक तरीके से कंपनी ने आपको फैसिलिटी दे रखी है, जो आपकी सैलरी से कटता है, उसका पैसा कटता है। यानी अगर आज कंपनी की गाड़ी जैसे बीपीओ वगैरह होते हैं ना, उसमें यही करती है कंपनी, ऑफिस की गाड़ी लेने आती है, छोड़ने आती है, तो उसका एक अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। यानी बेसिकली जो फैसिलिटी आप खुद अरेंज करते, वो कंपनी ने आपको अरेंज करके दे दी सस्ते पे। तो कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है बाहर वाले को। कंपनी कहती है हमारी को, जैसे पार्किंग में लिखा होता है ना, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क लिखा होता है ना, यानी कल को चोरी हो गई, डैमेज हो गई, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने तो खाली आपको जगह दी है गाड़ी खड़ी करने की, गाड़ी की सेफ्टी का पैसा नहीं लिया है। यानी पार्किंग के दौरान अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आप कोर्ट में जाके पार्किंग ठेकेदार के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही हमने ठेका दिया जगह का, ऐसी कंपनी ने ठेका दे दिया किसी और ट्रांसपोर्टर को तुम्हें लाकर छोड़ने का, उसका पैसा कंपनी उसको देगी, तुम कंपनी को दोगे। तुम कंपनी को कैसे दोगे? तुम्हारी सैलरी से कट रहा है। तो वो तो कंपनी की गाड़ी लेने नहीं आती, तुम अपनी गाड़ी से आते तो भी तो एक्सीडेंट हो सकता था ना। तो वो वर्किंग के दौरान कहां हुआ, समझा मेरी बात? तो वो काउंट नहीं होगा यहां पे। क्लियर? चलो, चाहे भले ही कंपनी ने आपको पर्सनल गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, शॉफर दे रखा है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो वर्किंग के दौरान नहीं है। ठीक है? कई लोगों का जैसे मान लीजिए कोई आर्मी में है ना, अब आर्मी के किसी पर्सन को आर्मी का हेलीकॉप्टर घर छोड़ने जा रहा था, जो ऑफशोर एरिया में पोस्टिंग होती है, तो वहां से आपको बेस एरिया तक तो लाना पड़ेगा ना। मान लो आपको बिल्कुल एकदम हिमालय के ऊपर पोस्ट कर रखा है, तो वहां से थोड़ी ना ट्रेन आती है आपके घर तक, तो वहां से तो लाना पड़ेगा ना। तो वहां से आपको वहां तक छोड़ा गया, उस दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसे वर्किंग के दौरान नहीं माना जाता, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता ऑफिशियली। क्यों? क्योंकि वर्किंग में नहीं थे ना वो, तो छुट्टी आपकी सैंक्शन हो गई आज, आज तो आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई। अब यहां से आपको घर तक पहुंचाएंगे तो हमने आपको अरेंज करवा के दे दिया ट्रांसपोर्टेशन। दैट डज नॉट मीन कि आप कंपनी के या ऑफिस के या वर्किंग के दौरान डेड हुए, तो उसका पैसा नहीं मिलता। ठीक है? चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दो और है। क्या है? अरे अरे, टिक गलत लगा दिया, ये टिक यहां वाले में था। और क्या है? इफ एन एम्प्लॉय इज ऑन लेड ऑफ अंडर एनी अग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ये क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लागू होता है। उस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत कुछ केसेस में गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करके ऑर्गेनाइजेशंस को बंद रखती है। ये कोई से भी केस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जैसे ही अक्टूबर आया तो पराली कटती है। पराली समझते हो? खेत होता है ना, खेत, उसमें जब फसल काट देते हैं तो नीचे नीचे डंठल से रह जाते हैं ना, छोटे छोटे से, उसको बोलते हैं पराली। तो उसको जलाते हैं जिससे कि खेत साफ हो सके, नई फसल बो सके। और दिल्ली में वैसे ही पोल्यूशन ज्यादा रहता है,
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर दिल्ली में भयंकर पोल्यूशन होता है। तो सरकार इस एक्ट का प्रयोग करके 15 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद कर देती है कि 15 दिन तक, जैसे भी दिल्ली में था, कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया था 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट नहीं चलेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में धूल मिट्टी उड़ती है। सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जिनके अंदर पोल्यूशन जनरेट होता था, करना पड़ता है। अब यार इसमें बेचारे एम्प्लॉय की गलती है क्या? 15 दिन महीना भर आपने मेरे को नहीं बुलाया, मैंने कहा था क्या मेरे को मत बुलाओ? मैंने तो नहीं बोला था ना। स्टैंडिंग ऑर्डर था सरकार का, उस ऑर्डर को यूज करके सरकार ने छुट्टी करी, तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी एक अलग मुद्दा है। ये सरकार जाने, एम्प्लॉयर जाने, लेकिन आप तो लीव पर नहीं थे ना अपनी मर्जी से, तो इस पीरियड को काउंट नहीं किया जाता। यानी अगर मान लीजिए किसी साल यहां पर 232 दिन में इसके अलावा 25 दिन कंपनी लेड ऑफ में रही, यानी बंद रही, एम्प्लॉय छुट्टी पे रहे, उस पीरियड को आप 232 दिन में शामिल करोगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये वो छुट्टियां हैं जो ये कंपलसरी लीव में नहीं आती है, ऊपर जो आपने वो परमिटेड हॉलीडेज पढ़े उसके अंदर काउंट नहीं होता, ये परमिटेड हॉलीडेज की कैटेगरी में नहीं आता, ये ओकेजनल होता है, किसी साल में हो भी सकता है, किसी साल में। जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के अंदर बंद कर रखा है काम, जोशीमठ के अंदर जो जो कुछ फैक्ट्रीज है उनको वहां पर रोक दिया, या टनल प्रोजेक्ट्स है, उन टनल प्रोजेक्ट्स को एक बार सरकार ने होल्ड पर डाल दिया। अब उस टनल प्रोजेक्ट के अंदर 5,000 मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनकी गलती है क्या? टनल का काम बंद हो गया तो वो बेचारे वो अपनी जेब से भरेंगे क्या? और आपने कहा बोले इस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, इस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे तो उसकी तो बेचारे की ग्रेच्युटी चलेगी। हमने कहा नहीं, अगर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर या अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर अगर आपको काम करने से रोका गया तो उस पीरियड को आपको शामिल करना है। यानी जितने दिन आपने काम करा उसमें वो दिन जोड़ लो। बेटा पहली क्लास है क्या आपकी भी है? इससे पहले एक भी क्लास नहीं ली? तो बेटा फिर आप ना इस एक्ट के बाद में ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। गिर गई तो गिर जाने तो बिल्डिंग, क्या मतलब? हाँ काम होगा नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो ये बता रहा हूं कि तब काम अगर सरकार ने रोक रखा है तो उस पीरियड को काउंट करना, काम होगा नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊं? सरकार ने होल्ड पे डाला हुआ था क्या? अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर था क्या? या आपकी जो एम्प्लॉयर था उसने काम रुकवाया था क्या? आप अपनी मर्जी से छुट्टी पे थे? अरे भाई तो मेरे को ये बताओ ना, आपका जो एम्प्लॉयर था उसने आपको काम पे आने से मना किया ना, तो फिर आप काम पर क्यों नहीं आ रहे थे? अरे फिर वही बात, बिल्डिंग आपकी गिरी क्या? आपकी मतलब जिसमें आप रहते थे? मैं वही बोल रहा हूं, तो बिल्डिंग गिरी तो फिर एम्प्लॉयर आपको काम के लिए क्यों बुलाएगा? फिर एम्प्लॉयर काम के लिए बुलाएगा तो मर ही जाएगा आदमी। अरे तो पहले से वाला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मेरे को सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्डिंग गिर गई, अब क्या हो गया? आदमी मर गया जिंदा है? जिंदा बच गया। अब इसके बाद बिल्डिंग में काम चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है काम? वैसे मतलब कंस्ट्रक्शन ही कर रहे थे ना आप भी? आप भी तो एज अ लेबर कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे थे ना? तो अब आपको बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी कंटिन्यू है क्या? बिल्डिंग गिरने के बाद भी बंद हो गया ना काम? तो जब काम ही बंद हो गया तो फिर आप आओगे क्यों? तो तब आपको छुट्टी पे कितने दिन के लिए रखा? आपको बोला ना आपके एम्प्लॉयर ने कि अभी नहीं आना है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि एम्प्लॉयर तो काम बुला रहा है बुला रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने बोला ना, बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ एम्प्लॉयर ने आपको बोला था कि काम करो यहां पर? नहीं बोला ना, आपको काम के लिए रोका गया ना, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से छुट्टी पर थे, बिल्डिंग गिर गई लेकिन काम चालू है। हाँ होता है ऐसा, बिल्डिंग गिर गई फिर भी काम चालू है, मलबा हटाने का काम चालू है। बिल्डिंग गिरेगी तो और भी तो काम होते हैं, मलबा हटाने का तो एम्प्लॉयर ने तो नहीं बोला था ना छुट्टी पे रहो। आपको डर लग रहा है, बोले यार 4 में से 2 मंजिल गिर गई और 4 गिर गई, मैं तो नहीं जा रहा। इसके लिए हम आपको क्यों देंगे पैसा? हम इसको काउंट क्यों नहीं करें? मुझे बताओ, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, ये तो छुट्टी है, आपने अपनी मर्जी से छुट्टी ली है, ये तो आप अपनी मर्जी से नहीं है। और अगर एम्प्लॉयर बोल रहा है, बोले नहीं अगले 15 दिन तक काम बंद है, 15 दिन तक कोई काम नहीं होगा जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, यानी जो बिल्डिंग हिल रही है स्टेबल ना हो जाए, तो ये आपकी गलती नहीं है। तो बेटा फिर क्वेश्चन को पूरा बोला करो ना। मैं तभी तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि मत आओ, तो फिर आपकी गलती नहीं है। एम्प्लॉयर ने बोला काम चालू रहेगा, बिल्डिंग गिर गई तो भी काम चालू रहेगा, राइट? तो फिर उस केस में आप नहीं आ रहे तो आपकी गलती है। क्लियर?
चलो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लास्ट, इफ एन एम्प्लॉय इज ऑन लीव ड्यू टू द टेम्परेरी डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग द वर्किंग, ठीक है, सॉरी, इफ ही इज अवेलिंग हिज लीव्स अकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड टेकन। ये सवाल मुझसे कल किसी ने पूछा था ऑनलाइन वाले बच्चों में से कि पिछले साल अगर मैंने लीव नहीं ले पाया और इस साल, हाँ करते हैं कई लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दीदी की जो है 2024 में शादी है और 2023 में इनकी लीव्स है करीब जनरली 30 लीव पूरे साल भर में मिलती है। अब इसको पता है 2024 में मेरे को 60 दिन की लीव लेनी पड़ेगी, शादी के बाद भी 1-2 महीना मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, तो ये 3 सालों से लीव इकट्ठी कर रही है। कर सकते हो भाई, आपकी लीव। अब 2024 में आपने एक साथ 90 दिन की लीव ले ली, बोले शादी से 15 दिन पहले और शादी के 2.5 महीने बाद, ठीक है, तो ये आपके पिछले सालों की तो लीव है, आपने पिछले साल नहीं ली, इस साल आपने ली, तो इसमें यही माना जाता है कि आपने काम करा, क्योंकि ये तो अलाउड लीव्स है, इसका पैसा नहीं कटता है। जैसे साल में 30 लीव मिलती है जिसमें पीएल सीएल सब शामिल होती है, ये 30 दिन अगर आपने काम नहीं करा तो इसका पैसा नहीं कटता, और ये माना जाता है कि आप काम पर आए हो। और डिटेल में समझो, पूरे साल भर में 365 दिन में से 200 में से 104 छुट्टी हटा दो, सैटरडे संडे ऑफ, कितना बच गया? 261। आपको 30 लीव और देती है कंपनी, आपने 231 दिन काम करा, अब जब 30 लीव दे रखी तो लूंगा ना मैं, तो मैंने 261 में से 30 लीव और ले ली। अब मुझे सैलरी 231 दिन की नहीं मिलेगी, 261 दिन की मिलेगी, राइट। और यही माना जाएगा कि मैंने पूरे साल भर में 261 दिन काम करा। इसको 231 दिन मत पकड़ लेना, कितना पकड़ोगे? 261, करेक्ट। मैंने एक्चुअल में 261 काम करा, मैंने छुट्टी नहीं ली। अब 30 दिन की छुट्टी नहीं ली तो उसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो साल के खत्म होने के बाद 30 दिन की छुट्टी का पैसा ले लो, आपने काम करा जबकि हम तो छुट्टी दे रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, टैक्स में पढ़ोगे लीव एनकैशमेंट, राइट, सैलरी वाले हेड में। और अगर आपने कहा बोले नहीं मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, अगले साल 60 दिन की छुट्टी लूंगा, तो अगले साल 365 में से 104 हटा दो, बचे 261। 261 में से आपने 60 दिन काम नहीं करा, आपने 201 दिन ही काम करा, सैलरी फिर भी आपको 261 की मिलेगी, और यही माना जाएगा कि आपने 261 दिन काम करा है, 201 दिन नहीं काउंट करेंगे। आई बात समझ में? एक्चुअल में आपने 201 दिन काम करा, पर हम उस साल में पकड़ेंगे कितने दिन? 261 दिन पकड़, यानी पिछले साल जो आपको लीव लेनी थी, जो आपने इस साल ली, वो वर्किंग डेज में शामिल होती है उसको छुट्टी। 3 साल हो गए, मैंने 2022 में भी नहीं ली, 2023 में भी नहीं ली, 60 इकट्ठी हो गई, तो मैंने सीधा 2024 में 90 दिन की छुट्टी ले ली। तो एक 365 माइनस 104, सैटरडे संडे तो आप वैसे भी ऑफ देते हो ना, तो 261 दिन के अलावा मैंने 90 दिन की छुट्टी और ली, तो 261 माइनस 90, मैंने कितने दिन काम करा? 271 दिन काम करा, करेक्ट, 171 सॉरी, तो भी मुझे 261 दिन का पैसा मिलेगा, और यही माना जाएगा कि मैंने 261 डेज काम करा। आगे बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? चलें आगे। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, राइट, फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सर्विस। यहां पे मैं 7वीं बार बोल रहा हूं, ग्रेचुटी 5 साल की मत दे देना, ग्रेचुटी पूरे सालों की मिलेगी जितने साल आपने नौकरी करी है ना। हाँ, किसी साल आपने नौकरी ही नहीं करी, जैसे पहले साल में आपने 15 दिसंबर को ज्वाइन करा, अब यार उस साल की तो ग्रेचुटी नहीं देंगे ना यार, साल खत्म होने में 15 दिन बचे, ऐसे तो हर आदमी ये करेगा, बोले 31 दिसंबर को ज्वाइन करा, बोले मुझे तो उस साल की भी ग्रेचुटी, ऐसे नहीं मिलता, राइट। तो कम से कम आपने 6 महीना तो काम करा हो तो हम आपको ग्रेचुटी दें, वरना ग्रेचुटी नहीं देंगे। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लीजिए। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट ले लेते हैं एक बार। सर अगर मंथ के बीच से ज्वाइन किया हो तो? यार बेटा ये डाउट कल भी तो पूछा था आपने, या आपने पूछा था या किसी और ने पूछा था। मंथ के बीच में ज्वाइन कराओ तो उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? अभी हमने मंथ के बीच में तो ज्वाइन करवाया, 15 सितंबर को तो ज्वाइन करा, ये जो एग्जाम्पल लिया उसमें 15, और ज्वाइन किया हमने तो रिटायरमेंट भी मंथ के बीच में कराया 15 सितंबर, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? विनिशा बेटा आपका डाउट हुआ क्या, पहले बताएं। विनिशा सर सैलरी एनकैशमेंट वापस बता दो। सैलरी एनकैशमेंट कुछ नहीं होता, लीव एनकैशमेंट होता है, सैलरी का एनकैशमेंट नहीं होता। पहली बात तो चेंज द वर्ड, इट इज लीव एनकैशमेंट, ठीक है। एक चीज, लीव एनकैशमेंट का बेटा क्या हो गया पीछे, बताएं, कोई डाउट है तो उससे पूछने से क्या होगा, वो बता देगी क्या डाउट, तो फिर तो उससे वो उसका डाउट है आपका डाउट है, तो आप पूछो ना, फिर उससे क्यों पूछ रहे हो आप?
भाई ये डाउट है। 24 डेज एक्स्ट्रा काम नहीं बोलते उसको, वो एक्स्ट्रा काउंट। हमने आपको कहा था मिनिमम 240 दिन काम करना है, आपने 240 दिन से ज्यादा काम करा, ठीक है, तो वो उससे हम आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं देने वाले। 240 दिन आपने ग्रेचुटी के लिए काम करा, आपको एक्चुअल में कितनी छुट्टियां अलाउड थी पता ही नहीं ना, आप 264 कैसे काउंट कर रहे हो। हम चाहते हैं आप 240 दिन काम करो, करेक्ट। आप कह रहे हो कि मैं 24 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया, यही बोल रहे हो ना आप। ये 24 दिन एक्स्ट्रा कौन कहां काम करा आपने? 24 दिन एक्स्ट्रा कौन बोल रहा है आपने एक्स्ट्रा काम करा? पूरे साल भर में आपको काम कितना करना था? 365 माइनस 52 माइनस 18 कितना हुआ? निकालना बेटा ये 70, 365, 295। कंपनी के हिसाब से आपको 295 दिन काम करना था। आप क्या कर रहे हो? ग्रेचुटी को और एक्चुअल वर्किंग को मिक्स कर रहे हो। कंपनी कह रही है 295 दिन काम करो, करेक्ट। आपने छुट्टियां ले ली इसमें से, और छुट्टियां आपने कितनी ले ली? 264 माइनस 295 करना एक बार, कितना आएगा? 31। आपने 31 डेज की लीव ले ली, जिसका आपका पैसा कटा, पैसा तो कटेगा ही क्योंकि कंपनी तो 18 छुट्टियां दे रही है। तो आपने 264 डेज काम करा, तो 264 दिन तो काम करना ही था। 24 दिन एक्स्ट्रा कौन से है? एक्स्ट्रा कोई नहीं है, वो तो ग्रेचुटी एक्ट बोल रहा है कि आपको कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। मान लो आपने 31 छुट्टियां लेने के बजाय, आप मेरे से ये सवाल पूछते इसके बजाय कि सर अगर हमने 231 दिन की छुट्टी लेने के बजाय यहां पर छुट्टी ले ली होती 59, कंपनी तो 18 छुट्टियां दे रही है, वो तो मैंने ले ही ली, मैंने 59 डेज की लीव और ले ली। अब क्या होगा? पैसा कटेगा, हाँ कटेगा, लेकिन वो एक अलग मैटर है, वो तो आपका एम्प्लॉयर और आप जानो। हमारा ग्रेचुटी एक्ट क्या बोल रहा है? ये कितना बचा बेटा, निकालना एक बार। 236। हम आपके इस साल को काउंट नहीं करेंगे। वो आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयर जो छुट्टियां दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो तो एक अलग मैटर है। आपका एम्प्लॉयर आपके 59 डेज के पैसा काटेगा, असल में नौकरी से भी नहीं निकाल रहा। 236 दिन है, हम ग्रेचुटी में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने छुट्टियां ली होती, मान लीजिए कितने दिन की, 35 दिन की, तो ये कितना आता? निकालना बेटा। 260 आएगा शायद, ठीक है। तो 260 दिन आपने काम करा, हाँ हमारी कंडीशन पूरी हो गई, हम चाहते थे मिनिमम 240 दिन काम करो, आपने तो ज्यादा ही काम करा, तो इसका कोई कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट किसका मिलता? अगर आपने 18 छुट्टियां नहीं ली होती ना, इसका कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट मिलता। इसको आप अगले साल में एंजॉय कर लेते। यानी अगर मान लो इसी को हम ऐसे कर दें कि इस साल आपने इतना कुछ भी नहीं करा, आपने बहुत बढ़िया काम करा, आपने 52 छुट्टियां जो मिलती है वो तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि वो तो संडे है, तो उसमें तो कोई भी काम नहीं करने वाला। आपने इसमें खाली 52 दिन छुट्टियां जो होती हैं वही ली। कितना बचा ये कितना बचा? 300, 313। आपने वो जो 18 छुट्टियां मिलती वो आपने नहीं ली, लेकिन अगले साल आपने क्या करा? 365 माइनस 52, अगले साल से आपको कंपनी 104 दिन की छुट्टी देने लग गई, सैटरडे संडे ऑफ। कितना बचा? 269, ठीक है। नहीं 269 थोड़ी बचेगा, 261 बचेगा, ठीक है। इस 261 में से भी आपने क्या कर दिया? 18 दिन की छुट्टी ले ली अपनी, करेक्ट, जो इस साल वाली है। कितना बचा? 240 के अलावा आपने 15 दिन की छुट्टी और ले ली, करेक्ट। ये 15 दिन की छुट्टी आपने ली, कितना बचा? 228। आपको हम लोग 240 दिन से ज्यादा काम करा ऐसा मानेंगे, क्योंकि 18 छुट्टी तो पिछली वाली थी ना, वो आपने लास्ट ईयर नहीं ली, तो इस साल आप एंजॉय करो। तो हम ये नहीं पकड़ेंगे, हम यही पकड़ेंगे। हम एक्चुअली ये भी नहीं पकड़ेंगे, हम ये वाला पकड़ेंगे, क्योंकि आपने 18 दिन की छुट्टी तो इस साल की ली, बाकी 15 दिन की छुट्टी आपने पिछले साल वाली ली, तो आपने 261 दिन काम करा ऐसा माना जाएगा। यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। चलो सर सैलरी एनकैशमेंट, हाँ सर लीव एनकैशमेंट होता है बेटा, जो आपकी छुट्टियां आपको एम्प्लॉयर देता है, वो छुट्टियां अगर आपने नहीं ली तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आप उसको साल के एंड में कैश में कन्वर्ट करवा लो, उसके बदले में पैसा ले लो, तो फिर वो छुट्टी खत्म, आपने पैसा ले लिया, बात खत्म, अगले साल छुट्टी लोगे तो पैसा कटेगा। और अगर आपने इस साल छुट्टियां नहीं ली, उसका पैसा भी नहीं लिया,
तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल आपको मिलती मान लीजिए 18 छुट्टियां, तो 18 की जगह आपको अगले साल कितनी मिलेंगी? अब 36 छुट्टियां मिलेंगी। बस इतना सा है सर। मतलब सबसे पहले तो 6 महीने ऑफ वर्किंग देखने हैं, उसके बाद ये सब 6 महीने ऑफ वर्किंग उसी साल को काउंट करेंगे। अगर 6 महीने से कम वर्किंग करी तो उस साल को काउंट मत करना। सर अगर पहले लीव ले और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल लीव ना ले, अरे बेटा ऐसे नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हिसाब से चलता है कि बोले पहले छुट्टी ले ली मैंने और मैं अगले साल वाले में से सेट ऑफ करा रहा हूं। नहीं समझे आप? ये क्रेडिट कार्ड नहीं है कि पहले खर्चा कर दिया पेमेंट बाद में कर देंगे। समझ गए पूछ क्या रहे? इस साल मैंने हनीमून मना लिया, शादी भी कर ली, लंबी छुट्टी ले ली मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि साहब अगले साल, थोड़ा सा बीच में जोक डाल दिया, डोंट माइंड, तो अगले साल मैं कह रहा हूं कि जो अगले सालों में आप मेरे को छुट्टी देते वो मत देना। अरे अगले साल तू नौकरी करेगा नहीं करेगा ये पता है क्या? हम तो इस साल सैलरी नहीं काट रहे, ये सोचकर कि बंदा अगले साल की छुट्टियों में से एडजस्ट करा लेगा। बंदा सैलरी उठाई और निकल लिया बाहर, अब कैसे एडजस्ट होगा बताना है? कहां से लाते हो दिमाग इतना तुम्हें? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।